तो चैप्टर 1 टॉपिक हम करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को समझने से पहले, मोल को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मोल की जरूरत पड़ी, बात को समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज पाई जाती थी उस टाइम की बात कर रहा हूं, वो एटम माना जाता था। क्या माना जाता था? एटम। एटम डिविजिबल है, आज तो बहुत कुछ आ गया। उस टाइम पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या माना जाता है? एटम। और साइंटिस्ट को ये बहुत इंटरेस्ट था कि एटम का मास जाना जाए। क्या जाना जाए बच्चे? एटम का मास। जो एटम का मास है, देखो पहले देखो, ये इसमें से एटम निकाल लोगे, अलग कर लोगे, बहुत मुश्किल है। और फिर उसका मास देखना नियर बाय इम्पॉसिबल है। यस और नो? है ना नियर बाय इम्पॉसिबल? तो एप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत? एप्रोक्सीमेशन। तब आया एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा कि अगर दो सिस्टम है, उनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है। क्या है बच्चे? दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम है। तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर कोई गैस है और इसमें अगर कोई और गैस है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। लेट अस सपोज इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आती है? तो अब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्या होता है? गिवन मास ओवर मोलर मास। यस और नो? गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास ओवर मोलर मास, स्मॉल m always stands for given mass and big M always stand for molar mass. Is this okay? Now given mass over molar mass, मान लीजिए हाइड्रोजन बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसका मास हम नहीं पता लगा पा रहे। हमें इस कंटेनर का मास पता लग चुका है जिसमें ऑक्सीजन है। अरे बोलो, तो इस कंटेनर में जो गैस है उसका मास पता लग जाएगा कि नहीं? यस और नो? लग जाएगा। तो ऐसे ही इनका मोलर मास पता था ऑलरेडी। इसका मोलर मास हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके कंपैरेटिवली इसका मोलर मास हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। ये तो हमारा वेट के हिसाब से आ गया, ये हमारा उसके मुताबिक आ गया। मतलब हमें अगर मास ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंटेनर निकालना है तो हम अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर सकते। बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे इस कंटेनर में क्या है? हाइड्रोजन है, उसका मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास में फाइंड कर पाऊंगा कि नहीं? यस, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ अब आप कर पाओगे। समझ आया? इसको कहते हैं रिलेटिव मास।
क्या कहेंगे बच्चे? रिलेटिव मास। इज दिस ओके? समझ आया बच्चे? अब देखो आपकी क्लास में से, ठीक है, ध्यान से समझना, आपकी क्लास में से एक ऐसा बच्चा मैं पिक करूंगा जिसका मास इन बिटवीन हो। समझ आ रही है? मान लो मिनिमम मास 30 है, अरे समझो, और मैक्सिमम मास 65, लेट अस सपोज, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने इन बिटवीन कोई पर्सन ढूंढ लिया जिसका मास अराउंड 45, क्या है बच्चे? 45। समझ आती है कि नहीं? ठीक है, तो जिसका नियर बाय 45 है वो खड़े हो जाओ बेटे, नियर बाय 45, वेट, चलो गुंजन खड़ी हो। मान लो गुंजन का मास 45, समझ आ रहा कि नहीं? अब गुंजन के मुताबिक हम रिलेटिवली सबका मास देखना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अरे बोल दो, ठीक है। तो सिमर खड़े हो जी। तो अब गुंजन के मुताबिक सिमर का मास कितना ज्यादा है? अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? तो गुंजन के मुताबिक जब हम सिमर का मास बोलेंगे, गुंजन का पता है मुझे, सिमर का मास पता ही नहीं मुझे, तो मैं बोलूंगा अराउंड 50-52 के करीब। बच्चे समझ आ रहे? तो मैंने किसको रिलेटिव लिया? रिलेटिवली गुंजन को लेके और उसका मास निकाल लिया। तो इस सिमर का मास क्या हो गया? रिलेटिव मास। क्या हो गया बच्चे? रिलेटिव मास। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोल दो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने क्या किया? पहले, सबसे पहले, ठीक है, मान लो लेट अस सपोज ऑक्सीजन को लिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के मुताबिक हम सबका मास देखेंगे। समझ आई? आपने कभी सोचा है कि ये जो एलिमेंट्स आप मासेस बोलते हो ये कैसे आए? कभी सोचा? हाइड्रोजन बोलते हो ना 1 है मास, हीलियम का 4 है, अरे बोलो ये कैसे आया? वहां पे आप करके आए थे मास कैलकुलेट? नहीं, ये सारा का सारा रिलेटिव मास जो आप पढ़ रहे हो, क्या ये रिलेटिवली मास। सबसे पहले हमने ना ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन के मुताबिक हमने देखा कार्बन आ रहा है 12.56, लेट अस सपोज, ठीक है। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन आ रहा है 14.80। अरे समझो, बात को समझना, लिखना कुछ नहीं है। फिर मान लो लेट अस सपोज हाइड्रोजन को देखा, इसके मुताबिक ये आ रहा था 1.345, कुछ ऐसे आ। फिर हमने देखा कि ये सारे के सारे मासेस ना बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चे? फ्रैक्शनल। बच्चे समझ आ रहे हैं? अगर 12.02 आता, हम मान लेते कि फ्रैक्शनल उतना ज्यादा नहीं है, हम इसे 12 मान लेते। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोल दो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल है, तो हम ये नहीं मान सकते। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, ये कहा कि ऑक्सीजन एक बेटर एलिमेंट नहीं है जिससे हम सबका मास फाइंड कर सके। अरे बच्चे समझ आ रहे हैं कि नहीं? अरे बोल दो।
फिर हमने हाइड्रोजन को चेक किया, फिर देखा, फिर फ्रैक्शनल आ रहा था, फिर हमने एट लास्ट कार्बन 12 आइसोटोप को देखा। और जब इसके मुताबिक सारे एलिमेंट्स का मास देखा तो कुछ तो ऑब्वियस है फ्रैक्शनल आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एलिमेंट्स फ्रैक्शनल नहीं आ रहे थे। तो आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखते हो, उसमें कार्बन 12 को क्या किया गया बच्चे, क्या किया गया, कार्बन 12 को प्रॉपरली रिलेटिवली देख के बाकी सारे एलिमेंट्स का मास देखा। बच्चे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन 12 यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। समझ आई? अब बच्चे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक छोटे से छोटे यूनिट का मास फाइंड करने की कोशिश की। बच्चे समझ आ रही है? जिससे हमने क्या कह दिया, 1 यूनिट मास और 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्या बच्चे? एटॉमिक मास यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट साइंटिस्ट कहता हम उसके मुताबिक हर चीज का देखें। समझ आई? स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा? तो 1/12 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? मतलब 1/12 हो गया, बोलो। अब 12 ग्राम कार्बन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल। ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़े। जो मोलर मास ऑफ एटम होता है वो किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल। तो इसके मुताबिक 1 एटम कितने के इक्वल होगा? 12 ग्राम बाय यही होगा। अरे बोल दो, यही होगा ना? इतने के मुताबिक 12 ग्राम है, 1 एटम के मुताबिक कितना होगा? ये नीचे चला जाएगा। तो 1 एटम क्या हो गया? इसके इक्वल पुट कर दो। ट्वेल्व से 12 कैंसिल हुआ, क्या आया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। फिर ये उन्होंने कहा कि 1 यूनिट का मास, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो माना गया उसका मास। ठीक है? ये किसमें? ग्राम में। अगर केजी में करने, -27 केजी। फिर एक चीज और देखो, एवरेज मोलर मास निकाला गया। क्या बचे? अब दिक्कत क्या थी कि एक एलिमेंट के, मान लो क्लोरीन है, 2 आइसोटोप है, (35) भी है, 37 भी है। अब ये इस क्लोरीन के एक एटम के अंदर है, दोनों तरह के आइसोटोप।
ये अप्रोक्सीमेटली 75% था, ये अप्रोक्सीमेटली 25% था। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से हम एवरेज मोलर मास निकालें। ये मैंने ऑलरेडी बताया भी हूं। 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 37 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ओवर टोटल परसेंटेज। तो ये आ गया 35.5 AMU या यूनिट। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? अब बच्चे मैं आपसे मोल की बात करूं। देखिए, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझेंगे, उससे आपको मोल क्लियर होगा। आपने डजन हमेशा सुना हो, सुने डजन? अरे बोल दो, डजन सुने सबने? क्या होता है डजन? 12। अगर मैं बोलूंगा डजन एप्पल, 12 एप्पल्स। अगर मैं बोलूंगा डजन पेंसिल्स, 12 पेंसिल्स। अगर मैं बोलूंगा डजन सॉल्ट, अगर मैं बोलूंगा डजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, किसको कंसीडर? हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप काउंटेबल चीज को देखेंगे तो डजन परफेक्ट काम कर रहा है, यस और नो। लेकिन जिधर मैंने आपको मास वाइज कोई चीज बोली, जैसे डजन सॉल्ट, डजन शुगर, तो आपने कहा बात नहीं बनेगी। फिर मैंने क्या किया, आपको गैसेस से रिलेट किया, है ना। मैंने कहा डजन कार्बन डाइऑक्साइड, डजन नाइट्रोजन, फिर भी वो काम नहीं करता, यस और नो। इट मींस डजन सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डजन मास को और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हमें कोई ऐसी टर्म चाहिए थी साइंटिस्ट को जो तीनों को रिप्रेजेंट करे, मल्टीपर्पज। समझ आ रही है? नंबर, मास और वॉल्यूम, नंबर, मास और वॉल्यूम। तो वो टर्म हमारे लिए कौन बन के आई? मोल। बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां से मोल आया, ठीक है। अब देखो, मोल जो है तीन तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मास वाइज, नंबर वाइज और वॉल्यूम वाइज, तीनों तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। करके भी बताऊंगा, ध्यान देना, जरा ध्यान देना। नोट्स बंद कर दो बच्चे और ध्यान दो इधर। मास वाइज क्या होगा? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। नंबर वाइज एवोगैड्रो नंबर, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयन्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? फिर वॉल्यूम वाइज क्या होगा? 22.4 लीटर और 22400 ml। ये किस पे होगा? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी पे भी लेके जा सकते, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे समझ आई? समझ आई? बोलो। मोल तीन तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने,
मल्टीपर्पज, क्या बच्चे, मल्टीपर्पज। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब मैं आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाऊं कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया, बात को समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है बच्चे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, क्या होगा देखो, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, कैसे, 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 44 ग्राम, यस और नो, कितना आएगा, 44 ग्राम। क्लियर हो गया? अब देखो 44 ग्राम 1 मोल में क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल में नंबर कितने हैं, मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम कितना है, समझ आए? इससे क्या पता लगता है, कोई भी कंपाउंड हो उसका नंबर और वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम, लेकिन उसका मास, मॉलिक्यूलर मास सेपरेट हो जाएगा, इतना ही फर्क है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। ये सॉल्व, कुछ पता लग रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब किसके बाद एवोगैड्रो नंबर और 22.4 लीटर, ये क्लियर हुआ? तो मतलब 1 मोल वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन क्या बदल गया, मास बदल गया। क्या बदल गया? ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किस तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहुंचते हैं वो मैं बताने लगा। देखिए ये आपस में भी इंटर रिलेटेड है, ये आपस में भी क्या है, इंटर रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके आपस की रिलेशन, आपको वो क्वेश्चन दे देंगे कि इतना मास है, आप नंबर बताओ, तो रिलेट हो गया कि नहीं, यस और नो? अगर आपको दे देंगे क्वेश्चन कि इतना मास है, आप वॉल्यूम बताओ, तो मास वॉल्यूम रिलेशन आ गया। अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आपको नंबर दिया हुआ है, आपको कहेंगे वॉल्यूम बताओ इसमें, ठीक है ना? तो आपस में जब इंटर रिलेशंस आते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 64 ग्राम ऑफ सल्फर एसिड में हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है बेटा, देखिएगा ध्यान से, लिखो ना, ध्यान दो सिर्फ। वो कह रहे हैं कि 64 ग्राम सल्फर है, उसमें कितने एटम्स होंगे और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। याद रखना हमेशा पहले मॉलिक्यूल्स निकलती है फिर एटम्स निकलते हैं, याद रहेगा।
पहले क्या फाइंड होते हैं? मॉलिक्यूल्स, फिर क्या फाइंड होते हैं? एटम्स। याद रहेगा। अब ये तो आपको सबको पता लग गया कि किस किस में रिलेशन है। ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? मास के लिए। और नंबर को क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो किस किस में रिलेशन है? मास और नंबर रिलेशन है। बच्चे समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है ये याद रखनी है। याद रखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक पहली बात ये याद रखनी है कि कोई भी मोल हो, 1 मोल के लिए उसके ये स्टैंडर्ड आइटम्स। मास का स्टैंडर्ड क्या होता है? उसका मोलर मास और एटॉमिक मास। नंबर का स्टैंडर्ड क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड क्या होता है? 22.4। ये हमेशा याद रखना। ठीक होगी इतनी बात। अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले 2 चीजें देखनी है। पहला कि किस किस में रिलेशन। इतनी बात समझ आ गई? क्या किस किस में रिलेशन? यहां पे क्लियर हो रहा है मास और नंबर में रिलेशन है। इज दिस ओके? मास और नंबर में रिलेशन है। ठीक है। अब किसके मुताबिक पूछा गया ये ध्यान रखना। क्या बोला बच्चे? किसके मुताबिक पूछा गया। किसके मुताबिक? मास के मुताबिक पूछा गया। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आंसर को ये देखना है कि स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से रिलेट कर। किसको बच्चे? स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से। मास का स्टैंडर्ड क्या है? अरे बोलो, मास का स्टैंडर्ड क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास। यस और नो? आ रहा है समझ? वो हमेशा लेफ्ट साइड है। जिसके मुताबिक पूछे उसका स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड, जिसको पूछे उसका स्टैंडर्ड राइट साइड। इतनी याद रहेगी बात? इतनी याद रहेगी। तो इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? इसका मोलर मास क्या होगा? 8 × 32 ग्राम। यस और नो? 32 मोलर मास होता है सल्फर का। 8 एटम्स है सल्फर के, तो 8 × 32 ऑफ सल्फर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर को n0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ऐसे कर रहे हैं ना। 1 ग्राम में क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर ओवर 8 × 32। अरे बोल दो। और कितने ग्राम में पूछे? यूनिटरी मेथड लगाया और कुछ नहीं है। 64 ग्राम में क्या होगा? बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देखो अप्रोक्स, मैं अभी अप्रोक्स ही बता रहा हूं, अब बाद में एग्जैक्ट देख लेना। 2 आ गया, 4 आ गया। अरे बोल दो। इसको अगर 6 माने, 3 आ गया, 2 आ गया। 3/2 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 1.5 × 10⁻23। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? अब हमारे पास क्या आ गई? मॉलिक्यूल्स। हमने क्या फाइंड करने हैं? एटम्स। तो देखो 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में एटम्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? एटम्स। 1 मॉलिक्यूल में
ऑफ एसिड में कितने एटम्स हैं? 8 सल्फर एटम्स। कुछ समझ आ रहा है? ऐसे लिखिए ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ये 5 नहीं है, सल्फर। इतने बोलो, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? एट इंटू यही होंगे। अरे बोल दो क्या है? समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ कार्बन was completely burnt in oxygen what would be the volume of carbon dioxide produced at NTP and how many molecules are present in that gas? मुझे देखने में टफ लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन यू ऑल नो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये कितना दिए देखो जरा, 12 ग्राम। न्यूमेरिकल देख के ना कोई ऐसे छोड़ दे, न्यूमेरिकल है ऐसे नहीं, ठीक है? ये 6 ग्राम है बच्चे, मोलर मास 12 ग्राम होता है, ठीक है? तो अब देखो इसको 6 ग्राम दिया हुआ है, 6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? और क्या पूछ रहा हूं? इसका वॉल्यूम क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। फिर क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो। बच्चे समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? 6 ग्राम कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, क्या बताया? कि रिलेशन देखना है किस किस में। क्या देखना है बच्चे? रिलेशन। समझ आई? तो इसमें किसमें रिलेशन है देखो, साफ पता लग रहा है, मास और वॉल्यूम। अरे बोल दो, मास के मुताबिक पूछे तो उसका स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड, उसका स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड। इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 22.4 लीटर। देखो इसका स्टैंडर्ड राइट साइड लिख दिए बच्चे। बोलो, बहुत सिंपल है। अरे बोलो, जिसके मुताबिक पूछा उसका स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड, और जिसका पूछे उसका स्टैंडर्ड राइट साइड। स्टैंडर्ड क्या होता है आपको मैंने बताया, वो 3 चीजें। अरे बोल दो, तो 1 ग्राम में क्या होगा? 22.4 ओवर 12। 6 ग्राम में कितना होगा? 22.4 ओवर 12 इंटू, कैंसिल कर दो, 11.2 लीटर। देखो फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। बोलो जल्दी बोलो, समझ आया कि ऊपर से गया?
अरे बोल दो, पक्का हो गया? श्योर है? श्योर मान के चलो, लिख लो जल्दी से पिछला भी। चलो वीडियो से देख के लिखना, ठीक है? थोड़ा सा बच्चे आज मैंने आपके पेपर देने हैं तो मुझे टाइम चाहिए, तो वीडियो से देख लोगे? अरे बोलो, चलो एक क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है? चलो बच्चे समझ आई के ऊपर से गया, ये बता दो। चलो समझ आया क्या किया मैंने? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, पूछ लें।